पोस्ट कंस्ट्रक्शन। वेबसाइट भी दिया हुआ है www.bis.org.in, जहाँ पे आप लॉगिन करके ये केमिकल का ट्रीटमेंट के स्टेप्स का डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। इसका लिखा हुआ है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉमर्शियल साइट्स प्री कंस्ट्रक्शन के आपको इसी के आधार पे रहता है। अब देखिए प्री कंस्ट्रक्शन में एक आज सबके पास आपके पास नोटबुक है, ठीक है। एक प्लॉट साइज इमेजिन करिए, ठीक है, 1000 स्क्वायर फीट का, ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट का मतलब अप्रोक्स 100 स्क्वायर मीटर है ना। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में नहीं जाए, रफ कैलकुलेशन में तो कितना है 1000 स्क्वायर फीट कैसे होगा? 50 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई, ठीक है। 50 फीट लंबाई और 20 फीट चौड़ाई, ये 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट साइज है ना। अब इसमें हम आज देखो, आज केमिकल कैलकुलेशन में निकालेंगे और एक रेट कितना आना चाहिए वो भी निकालेंगे। फिर हम कंपेयर करेंगे कि हम क्या रेट लेते हैं। जैसे अभी पोस्ट कंस्ट्रक्शन का अभी हमने किया है ना, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में भी अपन रेट निकाल सकते हैं चाहे तो। अगर पोस्ट कंस्ट्रक्शन का भी रेट हम अगर निकाले तो हमारा कॉस्टिंग प्रॉपर जो सारा चीज कर रहे हैं, 4 रुपये स्क्वायर फीट तो कॉस्टिंग आता है। 4 रुपये स्क्वायर फीट हमारा कॉस्टिंग आता है, और हम करते ही 4 रुपये स्क्वायर फीट, तो इससे तो बिजनेस नहीं चलेगा, है ना। तो प्रॉपर काम करें तो 8 रुपये 8.5 रुपये तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन का रेट होना चाहिए। प्री कंस्ट्रक्शन का रेट 17 रुपये 18 रुपये स्क्वायर फीट होना चाहिए। और आज इस रेट पे हम सब लोग एग्री होंगे इस हॉल में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। प्री कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट स्टेप, सबसे पहला वही इंस्पेक्शन। अब कहेंगे प्री कंस्ट्रक्शन में क्या इंस्पेक्शन करना है ना। तो आगे के स्लाइड में देखेंगे कि प्री कंस्ट्रक्शन में भी क्यों इंपॉर्टेंट है इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले इंस्पेक्शन करना है साइट का, साइट देख लिया, उसके बाद क्या करना है, साइट इंचार्ज के साथ कोऑर्डिनेशन। क्योंकि कॉमर्शियल साइट्स जब होते हैं तो आपको काम कहाँ से मिलता है? दिल्ली, बॉम्बे, जयपुर, बड़े शहरों में उनका ऑफिस होता है वहाँ से, ठीक है। और साइट उनका कहाँ चलता है? उदयपुर में चलेगा, जोधपुर में चलेगा, कहीं चलेगा, है ना। तो साइट इंचार्ज से कोऑर्डिनेशन बनाना है। एक बार वर्क ऑर्डर आ गया, अब कोऑर्डिनेशन हमको साइट इंचार्ज से जरूर रखना है, क्योंकि वही काम कराएगा, वही जैसे काम कराएगा वो जो अप्रूव करेगा, सर्टिफाई करेगा, उसी हिसाब से हमारा बिल बनेगा। तो आप सोचेंगे कि हमारा तो उधर से अप्रूवल आ गया, ऑर्डर आ गया, और साइट इंचार्ज को से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो काम आगे होगा ही नहीं, ठीक है। उससे हमको कोशिश करना चाहिए कि उनसे लेआउट मैप ले लें। हर साइट पे प्री कंस्ट्रक्शन का लेआउट मैप होता है, उस लेआउट मैप को एक कॉपी मांगना चाहिए। अगर उसके पास एक्स्ट्रा कॉपी नहीं है तो बोल दीजिए मैप दे दो, फोटोकॉपी करा के दे देते। उस मैप से ही आपका सारा काम होगा। एक तो उस मैप से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पूरे एरिया में हमारा कितना केमिकल लगेगा। दूसरा, उस मैप से दूसरा चीज होता है कि आप उसी में टिक करके कलर कोडिंग करके कर सकते हैं कि ये एरिया हो गया, इस एरिया में हमने फाउंडेशन ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि बड़ा साइट चलता है तो किधर कभी कुछ एरिया में फाउंडेशन चलता रहेगा, कुछ एरिया में प्लिंथ एरिया आ जाएगा, है ना। तो इस एरिया में सपोज दैट ए ब्लॉक है, तो ए ब्लॉक में फाउंडेशन हो गया, चलो जी फाउंडेशन का कलर कोडिंग कर दिया, उसमें केमिकल क्या लगा वो सब चीज़ हो गया। आपका जॉब कार्ड पे भी उसी तरह से मेंटेन कर लिया। बी में चलो पहले फाउंडेशन कर दिया था, अब हम इसका प्लिंथ भी कर रहे हैं, तो प्लिंथ का कलर कोडिंग कर दी। तो ये सब चीज़ ये कर रहे हैं कि इससे आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है, साथ साथ आपके जॉब कार्ड में भी वो रिकॉर्ड मेंटेन करते रहना है। तो लेआउट प्लान आपको मांगना है कस्टमर से। उसके बाद प्रॉपर इक्विपमेंट चूज करना है, कितना बड़ा साइट है उसके हिसाब से हमको डिसाइड करना है। प्री कंस्ट्रक्शन के साइट पे चले गए पंप लेके, लो जी प्री कंस्ट्रक्शन का काम करना है, तो क्या कस्टमर के पास इम्पैक्ट देंगे? प्री कंस्ट्रक्शन के साइट पे ये मारुत पंप लेके 5 लीटर वाला पंप लेके चले गए तो क्या करेंगे?
भाई वहां तो 500-500 लीटर, 1000 लीटर, 2000 लीटर दवाई लगेगा, मतलब इमल्सन। तो इससे काम होगा? नहीं होगा ना। तो आपको इक्विपमेंट डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कि अगर यहाँ बड़ा साइट है तो हमको मोटर का पंप रखना पड़ेगा, मोटर के पंप के साथ अटैचमेंट लगाना पड़ेगा, अटैचमेंट एक लगाएं, दो लगाएं, ताकि मोटर चला के फिर उससे आपको एरिया कवर होगा, राइट। आजकल मोटर भी बैटरी ऑपरेटेड मोटर भी हो गया, प्री कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अब इजी हो गया है कि बैटरी ऑपरेटेड मोटर ले लीजिए, ताकि कभी कभी साइट पे इलेक्ट्रिसिटी का नहीं रहता है तो बैटरी ऑपरेटेड पंप, मोटर पंप से आप यूज कर सकते हैं। ड्रम कितना एरिया है, तो 200 लीटर का ड्रम है कि नहीं, उसकी व्यवस्था करनी है। वो सब अपने को सोचना है। साइट पे चले गए, है ना, हम पहुंच गए 9 बजे साइट पे, 2 बजे तक ड्रम ही खोज रहे हैं, पूरा दिन वेस्ट हो जाता है। तो उसे पहले से प्लानिंग हमें करके रखनी है, ठीक है। कभी कभी रोडिंग करने के लिए बोलता है, अब हमारे पास सबल ही नहीं है, जो रोड करना है 1 फीट के डिस्टेंस पे रोडिंग करना है, तो हमारे पास सबल ही नहीं है, अब उसके लिए हमारा टाइम खराब हो रहा है। तो प्रॉपर इक्विपमेंट सारा चीज हमको चूज करके रखना है। उसके बाद फेज बाय ट्रीटमेंट प्लान आपको करना है। फेज बाय ट्रीटमेंट प्लान इस तरह से करना है कि जैसे बड़ा एरिया, सपोज ये हॉल है, अब इतने बड़े एरिया में करना है, तो आपने मेजर कर लिया, सपोज जैसे आपका 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, तो 1000 स्क्वायर फीट को मोटा मोटी हमने किया कि 100 स्क्वायर मीटर है ना। तो 100 स्क्वायर मीटर में आपको 500 लीटर दवाई लगा, तो 500 लीटर दवाई लगा, तो साइड पे 200 लीटर के ड्रम रहते हैं, तो एक 200 लीटर का ड्रम लगा लिया। तो अब 200 लीटर का ड्रम कितना में लगेगा, तो उसके लिए तो पहले एरिया, छोटे छोटे एरिया डिसाइड कर लें कि 100 लीटर इतना में लगेगा, तो ये एरिया मॉप कुछ नहीं है, ऐसे चाहे तो पैर से ही खींच लिया लाइन, मेजरिंग टेप से एक एक ब्लॉक बना लिया, फिर ताकि कोई आएगा तो देखेगा, टेप से नापा, मार्किंग कर दी, फिर मार्किंग कर दी, ये जी 100 लीटर या 200 लीटर इस एरिया में लगेगा। तो कोई आएगा तो देखेगा भी, तो उसको ये समझ में आएगा कि भाई इसको प्रॉपर काम आता है, और पूरे डोज से केमिकल ये डालेगा। क्वेश्चन ही नहीं करेगा, साइट इंचार्ज क्वेश्चन ही नहीं करेगा आपसे, जब इतना सारा सिस्टम से काम करेंगे। तो अब हम साइट पे जाते हैं, प्री कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, हमारे पास मेजरिंग टेप ही नहीं होता है कि नहीं, हम मेजरिंग टेप लेके नहीं जाते। तो अब जब प्री कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो मेजरिंग टेप कंपलसरी है, उसके बिना आप कैसे काम करेंगे। हमारे पास सब्बल जरूरी है, सब्बल समझते हैं ना, वो लोहे वाला कूदने वाला सरिया, ठीक है, तो वो जरूरी है ना। अब ड्रम क्या, कि 200 लीटर का ड्रम, 200 लीटर का ड्रम तो हम लेके नहीं जा सकते, रख नहीं सकते। जैसे बहुत सारे पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, जो बड़ी पेस्ट कंट्रोल कंपनी है, जिनके पास खुद की वैन है, तो पेस्ट कंट्रोल के लिए वैन है, बहुत कंपनियों के पास खुद की पेस्ट कंट्रोल वैन है ना। तो वहां पे सब चीज रहता है, वैन पे ही अपना 200 लीटर का ड्रम भी रखते हैं, मोटर भी उन्हीं में है, सबल भी उसी में है, सारा सिस्टम उसमें रहता है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पे भी काम कर रहे हैं तो ड्रम नहीं है, तो अपने को पहले ही डिसाइड कर लेना पड़ेगा, साइट है उसके आसपास कहीं ना कहीं ड्रम मिलता है, या साइट पे अवेलेबल है तो वो व्यवस्था कर लें। साइट पे कभी अवेलेबल रहता है तो मैजिनरी वाला अलग ठेकेदार होता है, वो देता नहीं है, तो वो पहले से रिक्वेस्ट करके भैया चाहे किराया पे दे दे, चाहे कैसे भी दे दे, तो वो व्यवस्था आपको करनी है ताकि इजी वे में आपको काम हो जाए। जॉब कंप्लीशन रिपोर्ट जरूर बनाना है। जॉब कंप्लीशन रिपोर्ट का मतलब, जैसे हमने फॉर्मेट में हर सर्विस के बाद जॉब शीट का दिखाते हैं, तो उसमें लिखना है कि भाई ये ऐसे सर्विस हुआ, उसके पीछे साइड में आपने स्टेप वाइज बनाना है। ये एरिया, जैसे आपके पास मैप भी है, तो इस एरिया में फाउंडेशन ट्रीटमेंट कर दिया, ये इतना स्क्वायर फीट था, इतना केमिकल लग गया, इस डेट को हुआ, इस साइन, और साइट सुपरवाइजर से साइन। तो ये पूरा जब डॉक्यूमेंट्स अपना चलेगा, तो जब आप बिल पेश करेंगे तो आपका बिल कहीं नहीं रुकता है। अगर ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा तो प्री कंस्ट्रक्शन के केस में कोई भी ऐसा आदमी बता दे कि उसको पूरा पैसा मिल गया है, पूरा पैसा लास्ट होते होते नहीं मिलता है, क्योंकि हम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रहता नहीं है। तो फिर क्या होता है, जल्दीबाजी में उधर जल गया था, साइट सुपरवाइजर बोलेगा उधर नहीं किया था, उधर ऐसा किया था, कहीं कुछ ऊपर नीचे वाला खेल रहा, तो वो सर्टिफाई नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स रहा तो दिखा सकते हैं हेड ऑफिस में, चाहे मालिक को, कि भैया हमने सब देखो किया है, अब उसने साइन नहीं किया तो हम क्या करें।
तो ये सारी चीजें प्रॉपर मेंटेन करना है। उसके बाद प्री कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग बना देते हैं तो उसमें भी कहते हैं कि हर साल उसका इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। अब देखिए प्री कंस्ट्रक्शन साइट को भी क्यों इंस्पेक्शन जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमें क्या चेक करना है, प्रेजेंस ऑफ ट्री स्टैम्प रूट्स लॉ। जो साइट है उसके आसपास में पेड़ तो नहीं है, कोई लकड़ी का टुकड़ा जड़ वड़ तो नहीं फंसा पड़ा है, ताकि वो बाद में दिमाग का के लिए अट्रैक्शन हो जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं तो पूरा हटवाना है। आसपास में लकड़ी है तो उसको हटाना ही हटाना है। प्रेजेंस ऑफ टर्माइट मॉन्ड, आसपास में कोई टर्माइट मॉन्ड तो नहीं है। आप बिल्डिंग यहाँ आप ट्रीटमेंट इसके कर रहे हैं और 100 फीट 200 फीट पे टर्माइट मॉन्ड है तो उसको हटाना पड़ेगा, उसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइप ऑफ सॉइल, हेवी सॉइल है, क्ले सॉइल है, सैंडी सॉइल है, कैसा सॉइल है। अब ये हेवी क्ले सॉइल का मतलब ऐसे समझ लीजिए, और सैंडी सॉइल हमारे राजस्थान में तो ज्यादातर सैंडी सॉइल है। ठीक है, सैंडी सॉइल का मतलब रेतीला मिट्टी है ना, और हेवी क्ले सॉइल ऐसा उसको इसे समझो दोमट मिट्टी बोलते हैं। उसको ऐसे समझिए कि जिस धान की खेती जहाँ होती है ना, जैसे डूंगरपुर एरिया है उधर धान की खेती होती है पैडी की, तो आप वहाँ का मिट्टी में देखेंगे कि जरा सी बारिश हुआ और पानी पूरा जमा हो गया, और एक बार बारिश का पानी आ गया तो 10 दिन 15 दिन तक पानी उस पर जमा ही रहता है। ऐसे सॉइल में ही धान की खेती होती है। लेकिन बाकी जगह पे जैसे जयपुर के आसपास, जोधपुर, इस सब जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे सैंडी सॉइल है। बारिश हुआ 2 घंटा ही बारिश होगा, आधे घंटे के बाद कहीं पानी नहीं दिखेगा। तो सैंडी सॉइल, तो हमको टाइप ऑफ सॉइल देखना है। तो इसलिए देखना है कि अगर हेवी के क्ले सॉइल है तो हम जो दवाई डालेंगे, जो हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो क्या होगा, वो सरफेस पे ही रह जाएगा, नीचे जाएगा नहीं, नीचे पेनेट्रेट नहीं होगा। तो अगर हेवी क्ले सॉइल वाला मिट्टी है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें छेद करना पड़ेगा। 1-1 फीट के डिस्टेंस पे रॉडिंग करना पड़ेगा। 1-1 फीट के डिस्टेंस पे एक होल करना पड़ेगा। सिंपल होल करना होता है, रॉड लिया, सबल लिया और 1-1 फीट पे मारते चले गए, और उसके बाद इस तरीके से क्या हो गया, नीचे तक चला गया। अब आप जब दवाई डालेंगे तो सब नीचे तक सॉइल में चला जाएगा। अगर एकदम सैंडी सॉइल है तो उसमें क्या होगा, आप दवाई डालेंगे तो तुरंत सब नीचे चला जाएगा, जहाँ पे रुकना चाहिए वहाँ नहीं रुकेगा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि अगर सैंडी सॉइल है तो उसको पहले कस्टमर को बोलेंगे कि कल ट्रीटमेंट करना है तो आज शाम को इसमें पूरा ट्रैक्टर से पानी भर दो, है ना। एक बार पानी भर देगा तो उसका जो सरफेस है उस पर वो मॉइस्ट रहेगा, पानी से गीला रहेगा। तो जब हम दवाई डालेंगे तो वो तुरंत लीच आउट होकर नीचे नहीं जाएगा, घंटे 2 घंटे रुकेगा, तब तक उसमें बॉन्डिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसीलिए सॉइल का टाइप ऑफ सॉइल जरूर देखना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ बिल्डर्स डिवेरिस, ये सब जो है ना, ईंट पत्थर ये सब अगर है तो उसको सफाई करा देना चाहिए, हटवा देना चाहिए बिफोर ट्रीटमेंट। अब ये देखिए, हमने एक बिल्डिंग का ऐसे दिया आपको समझने के लिए, प्री कंस्ट्रक्शन को पूरी अच्छे तरीके से। आप देखिए इस तरह का बिल्डिंग है, इसी तरीके से रहता है। अब हमारा जो सॉइल का लेवल, जो ट्रीटमेंट है, स्टेप वाइज क्या है। सबसे पहला क्या स्टेज है, फाउंडेशन ट्रीटमेंट। फाउंडेशन ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, नींव। फाउंडेशन का मतलब नींव। तो जैसे ही नींव का गड्ढा खुदा, 3 फीट 4 फीट 5 फीट इतना गड्ढा ये नींव खुदता है। अब ये देखिए ये दीवार है, तो ये दीवार जैसे बना तो पहले नीचे गड्ढा खुदा होगा, उसके बाद ही दीवार आया। तो जब गड्ढा खुदा तो हमारा ट्रीटमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से। जब गड्ढा खुदा फाउंडेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो पहला स्टेज कौन सा हुआ, फाउंडेशन ट्रीटमेंट। दूसरा स्टेज, जब गड्ढा खुद गया उसमें ट्रीटमेंट, नींव खुद गया, ट्रीटमेंट कर दिए। अब दीवार कहाँ तक आ गया, ऊपर जमीन के लेवल पे आ गया। जो जमीन के लेवल पे जब दीवार आ जाता है तो उसको बोलते हैं प्लिंथ लेवल। क्या बोलते हैं उसको, प्लिंथ लेवल। तो जब प्लिंथ लेवल पे आ गया तब हमारा 2 स्टेज आता है, कौन सा। अब जैसे देखिए यहाँ सरफेस के पास आ गया तो इसमें प्लिंथ लेवल कहाँ आएगा, जो अंदर आपको दिख रहा है ना भरा हुआ मिट्टी, वो प्लिंथ लेवल है ना। तो वो हो गया प्लिंथ लेवल।
तो प्लिंथ लेवल पे ट्रीटमेंट, दो ट्रीटमेंट है, एक तो प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट, एक प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट और दूसरा जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर का ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर। अब देखो मेरा हाइट उतना नहीं है, जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर कौन सा हुआ, ये जो ईंट का दीवार लाल दिख रहा है और ये सरफेस हुआ, तो ये जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर। इसके उस तरफ आप देखो मिट्टी भरा हुआ दिख रहा है, इसको बोलते हैं प्लिंथ फिलिंग, है ना। तो प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट और जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर का ट्रीटमेंट। तो पहला ट्रीटमेंट क्या था, पहले तो फाउंडेशन नींव का ट्रीटमेंट किया, फिर जंक्शन ऑफ वॉल का ट्रीटमेंट, वॉल एंड फ्लोर का ट्रीटमेंट किया, या प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट किया, और फिर तीसरा जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर का किया। तो 3 स्टेज हो गए। चौथा स्टेज ट्रीटमेंट ऑफ आउटर वॉल, ठीक है, ये अंदर का ट्रीटमेंट कर दिया जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर। अब बिल्डिंग के बाहर वाला, कि जैसे ये बाउंड्री के बाहर का मैं दिखा रहा हूँ, वो जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग के बाहर के सॉइल जो टच में आ रहा है, वो सारा सॉइल चारों तरफ से ट्रीटमेंट किया, तो उसको बोलेंगे आउटर पेरीफेरी ट्रीटमेंट, समझ गए। तो आउटर पेरीफेरी ट्रीटमेंट। इसके बाद और क्या ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल सराउंडिंग पाइप्स एंड कंड्यूट्स। अब इस बिल्डिंग में कोई पाइपलाइन जाएगा, ठीक है, सर्विस लाइन के लिए इसका अटैचमेंट रहेगा, तो उस सॉइल के आसपास 2 से 3 फीट, सपोज दैट पाइपलाइन आ रहा है, ठीक है, आपने ड्रेन पाइपलाइन निकाला, तो बिल्डिंग से 2-3 फीट आगे तक उसके कांटेक्ट में जितना सॉइल आएगा उस सबको पूरा ट्रीट करना है, तो उसको बोलते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सराउंडिंग पाइप्स कंड्यूट्स। देन ट्रीटमेंट फॉर एक्सपेंशन जॉइंट्स। अब ये तो छोटा बिल्डिंग है, तो इसमें एक्सपेंशन जॉइंट नहीं है, लेकिन बड़ा बिल्डिंग रहता तो एक्सपेंशन जॉइंट का भी जगह रहता, तो उस एक्सपेंशन जॉइंट पे भी दवाई डालना है। एक पॉइंट लिखा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट का ट्रीटमेंट, लेकिन प्रैक्टिकल में एक्सपेंशन जॉइंट के ट्रीटमेंट में कितना दवाई लगता है, 100 ml भी नहीं लगता, है ना, दवाई 100 ml भी नहीं लगता, लेकिन वो स्टेज छूट जाता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है, समझ गए। तो ये 5-6 स्टेज दिखा रहा है, फाउंडेशन ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर, प्लिंथ फिलिंग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ सराउंडिंग पाइप्स, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सपेंशन जॉइंट और ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल अलोंग एक्सटर्नल पेरीमीटर, ठीक है। तो याद हो गया, फाउंडेशन का ट्रीटमेंट करेंगे, प्लिंथ लेवल पे ट्रीटमेंट, जब मिट्टी भर जाएगा तो वो, और जितने दीवार निकल गए सरफेस और दीवार के वॉल एंड फ्लोर जंक्शन, फिर बिल्डिंग के बाहर को उसी तरीके से, सेम तरीके से बिल्डिंग के बाहर, और कोई पाइपलाइन कंड्यूट्स जा रहा है तो, ठीक है। अब देखिए, आपने एक प्लॉट साइज बताया है ना, हमने एक प्लॉट साइज बनाया था कि ये है 20 फीट चौड़ा और ये है 50 फीट लंबा, ठीक है। अब 50 फीट लंबा, तो ये जो सॉइल इसमें भरेंगे, इसका जो ट्रीटमेंट हमने किया, ये कौन सा ट्रीटमेंट हुआ, प्लिंथ फिलिंग या टॉप सरफेस फिलिंग, तो ये प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट हुआ। अब ये जो हमने दीवार बनाया था, गड्ढा खोदा था, तो जब गड्ढा खोदा था, नींव खोदा था, तो वो फाउंडेशन ट्रीटमेंट हो गया। अब जब मिट्टी का ट्रीटमेंट करा, अब उसके बाद इसका जो सॉइल और दीवार जहां से मिल रहा है ना, तो ये कौन सा ट्रीटमेंट हो जाएगा, जंक्शन ऑफ वॉल एंड फ्लोर, ठीक है। अब उसी तरीके से जब बिल्डिंग बन गया, तो बिल्डिंग का आउटर पेरीफेरी, ये बाहरी दीवार है, तो बाहर से जो भी सॉइल कांटेक्ट में आ रहा है इधर से ही आएगा, तो ये आउटर इसी की तरफ से, चारों तरफ से इसका जो ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये हो गया आउटर पेरीफेरी ट्रीटमेंट, ठीक है। अब और क्या रह जाएगा, कोई बिजली का लाइन इधर से घुसा है ना, सर्विस लाइन, ड्रेन पाइपलाइन आपने निकाला, तो ये जो ड्रेन पाइपलाइन या सर्विस लाइन जा रहा है, तो इसके आसपास का सॉइल रहेगा, तो ये बिल्डिंग से 2-3 फीट तक आगे तक इसके जो सॉइल आएंगे, इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये स्टेज है, ये स्टेज समझ में आ गया। अब ये 50 और 20 फीट के जैसे आगे बढ़ेंगे, जब कैलकुलेशन का टाइम आएगा, तो इस पे एग्जैक्ट केमिकल कैलकुलेट भी करेंगे, ठीक है। अब इस तरह से ग्राफिक स्ट्रक्चर से समझिए और थोड़ा डिटेल में। प्री कंस्ट्रक्शन ट्रीटमेंट 2 तरह का है, मेजनरी फाउंडेशन और आगे आएगा मेजनरी आरसीसी फाउंडेशन। मेजनरी फाउंडेशन का मतलब जो नींव की
दीवार है वो ईंट या पत्थर का है। ईंट या पत्थर के जो फाउंडेशन होता है उसको मेजनरी फाउंडेशन कहते हैं। कुछ दीवार बनते हैं जो नींव से ही आरसीसी होता है तो उसको आरसीसी फाउंडेशन कहते हैं, ठीक है। और कुछ बिल्डिंग में देखेंगे कि जब दीवार बन जाता है तो बाहरी दीवार से सटे हुए 2 फीट का एक प्लास्टर कर देते हैं, करते हैं ना, उसको प्लिंथ प्रोटेक्शन कहते हैं या एप्रॉन कहते हैं, ठीक है। आर्किटेक्ट के भाषा में एप्रॉन कहते हैं कि बाहरी दीवार के साथ एप्रॉन दे दिया, राइट। और हम लोग सिंपल भाषा में कहें कि उसको प्लिंथ का प्रोटेक्शन है, राइट। तो उस तरीके का है। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में दिखाया है कि मेजनरी फाउंडेशन मींस वर्क डन विथ ब्रिक्स और स्टोन। ब्रिक और स्टोन का उसको मेजनरी फाउंडेशन कहते हैं। और उसके बाद फिर आरसीसी या सीमेंट का प्लास्टर कर दिया साइड में तो उसको एप्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब ये कहां से शुरू होता है, जैसे देखो पहला पिक्चर ये है, पिक्चर ए, राइट। पिक्चर ए में आपको क्या दिखा रहे हैं कि पिक्चर जो ए है इसमें एप्रॉन नहीं है, मतलब जो दीवार उठा उसका प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं है। और बी में एप्रॉन है। आप ऊपर देखिएगा तो इधर भी वो डार्क लाइन आ रहा है, उसे ट्रीटमेंट का दिखाया हुआ है। जो डार्क लाइन दिखाया है वो ट्रीटमेंट का है। अब इसमें देखो कैसे कैसे ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहला आपका नींव खुदा, नींव खुदने के बाद नींव में आपका ट्रीटमेंट हो गया, है ना। उसके बाद आपका ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर दिखाया, मतलब वो ईंट का दीवार ऊपर तक आया। जब ईंट का दीवार ऊपर तक आया तो जो गड्ढा खोदा तो उसके साथ साथ जो गैप रहेगा सॉइल से और दीवार से, तो उसमें मिट्टी भरते हैं वापस, तो उस मिट्टी में तो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो उस मिट्टी के ट्रीटमेंट को कहते हैं बैकफिल सॉइल। उसको क्या बोलते हैं, बैकफिल सॉइल। तो उसी समय उसमें एक एडिशनल दवाई आपको डालना है बैकफिल सॉइल को। अगर उसको ट्रीट नहीं करेंगे तो हम आपका ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होगा। तो बैकफिल सॉइल का भी ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। जब आपका ऊपर आ गया तो अगर प्लिंथ प्रोटेक्शन दिया हुआ है, एप्रॉन दिया हुआ है, तो आगे जो 2 फीट 3 फीट तक आगे किया हुआ है सीमेंटेड जो होगा उस सॉइल को भी ट्रीट करना है। सपोज दैट ये दीवार है, इस दीवार से 2 फीट तक का प्लिंथ प्रोटेक्शन है, तो इस दीवार से आगे का 2 फीट तक का जो भी सॉइल है सबको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो इस स्ट्रक्चर में यही समझाया है, ये जो लाइन देख रहे हैं इसमें यही समझाया हुआ है। ये देखिए दूसरा है आरसीसी फाउंडेशन। आरसीसी फाउंडेशन में है कि आरसीसी को दीमक पेनेट्रेट नहीं करता है। तो अगर आरसीसी का दीवार है, अगर नींव खुदा और उसमें आरसीसी का दीवार चल रहा है तो उसमें नींव के अंदर दवाई डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ नींव के अंदर दवाई नहीं डालेगी, लेकिन जो उसके बैकफिल सॉइल आएगा, जब प्लेन से जब जमीन के लेवल पे आ जाएगा तो उधर से जो बैकफिल सॉइल रहेगा तो उस बैकफिल सॉइल में उसमें जो मिट्टी भरेंगे बैकफिल सॉइल में ट्रीटमेंट होगा। नहीं तो क्या होगा, उस सॉइल ट्रीटेड नहीं रहेगा तो उसके थ्रू ऊपर चढ़ सकता है। तो देखिए इसमें मल्टीपल, आप ध्यान दीजिएगा, मल्टीपल अप्रोच अपना रहे हैं। एक ही जगह पे 2 बार 3 बार हम दवाई डाल रहे हैं कि ताकि हमारा केमिकल का बैरियर ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग उस जगह पे बन जाए, ठीक है। अगर आरसीसी का बेसमेंट स्ट्रक्चर है, पूरा बेसमेंट आरसीसी, उसकी जो दीवार आएगा वो भी आरसीसी, तो ऐसे केस में हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आरसीसी है, जैसे आर्किटेक्ट बोलेगा या कस्टमर बोलेगा पूरा आरसीसी है, इसमें नीचे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करने की जरूरत है। वो इसलिए है कि जब आरसीसी बेसमेंट बन गया, लेकिन बाद में देखिएगा आप कभी छेद होगा कुछ करने के लिए, कभी पहले आरसीसी स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब जी इंटरनेट का ज़माना आ गया तो फाइबर केबल लाना है, चाहे कुछ लाना है, इन फ्यूचर कभी कोई एक्सटेंशन करना है, उसी में कोई एक्सटेंशन करेगा तो छेद करके उसको खड़ा करना है। तो इसलिए इन फ्यूचर कुछ ना कुछ हो सकता है, इसलिए उसके नीचे हमको सॉइल ट्रीट करके रखना है। जब बेसमेंट, सपोज ये बेसमेंट है, ये दीवार है, कम से कम 10 फीट 12 फीट, सिंगल स्टोरी वाला भी अगर बेसमेंट है तो 10-12 फीट तो रहेगा। तो ये जो दीवार दोनों तरफ का है अपना, नीचे आपने ट्रीटमेंट कर दिया। अब ये दीवार में
मिट्टी आएगा कांटेक्ट में ऊपर से, तो क्या पूरा 10 फीट ऊपर से मिट्टी आएगा तो पूरा ऊपर से दवाई डालेंगे तो 10 फीट नीचे जाएगा? नहीं जाएगा। तो इस तरह के बेसमेंट स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, 3-3 फीट के स्टेज पे हमको दवाई डालनी है। एक बार मिट्टी भरा, जो सॉइल मिट्टी से सरफेस से कांटेक्ट में रहेगा ना जो दीवार, तो एक बार 3 फीट भरा तो हमको एक दवाई का लेयर डाल दिया, फिर 3 फीट भरा, फिर एक दवाई का लेयर डाल दिया, तो 10-12 फीट तक आते आते 3 स्टेज तो आ ही जाएगा। तो समझिए कि 10 फीट 12 फीट का सिंगल स्टोरी वाला बेसमेंट है, तो कम से कम 3 लेयर में दवाई डलेगा। इतना तक क्लियर है? समझ में आ रहा है? जी जी। तो इतना दवाई डलेगा। अब कितना डोज में डलेगा ये अब आगे देखते हैं, ठीक है। कुछ ये फोटो के हिसाब से और भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ग्रीन, जिसमें ग्रीन ग्लव्स लगा हुआ है, इससे देखने से क्या लग रहा है, फाउंडेशन। अभी नींव खुदा हुआ है, नींव खुदा है और उसमें दवाई डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये नींव का ट्रीटमेंट है। उसी तरीके से देखो इधर जो दिखाया है ब्लू लाइन वाला, ब्लू लाइन में क्या है, ब्लू लाइन में इसमें स्ट्रक्चर जैसे आरसीसी बड़े बिल्डिंग आते हैं तो पहले पाइल ट्रीटमेंट बोलते हैं, पाइल कैप बोलते हैं। जो बिल्डिंग बनता है तो कैसे बनता है, जो बड़ा बिल्डिंग बनता है तो देखोगे आप पहले उसमें नीचे बोरवेल से और इस तरीके से नीचे डालते हैं, है ना, और नीचे डाल के पूरा आरसीसी स्ट्रक्चर नीचे से ही लाते हैं। फिर उसको जब ऊपर आ जाता है तो फिर इसको तोड़ता है, आरसीसी उसका तोड़ता है और नीचे का वो सरिया निकाल देते हैं। फिर वो इसलिए करते हैं कि अगर 10 मंजिल बिल्डिंग बनाना है तो 10 मंजिल ऊपर बनाना है तो 10 मंजिल नीचे उनको बेस भी ले जाना है, तो वो मशीनरी से लेके जाता है और वहीं से आरसीसी लाते हैं। आप समझ लो कि 10 फीट 15 फीट नीचे से उसका बेस बनाते हैं। तो वो जो बेस बनाते हैं तो वो उसको पाइल कैप बोलते हैं। उसमें भी कमर्शियल जगह पे ट्रीटमेंट करवाते हैं, एक स्टेज पे दवाई डलवा देंगे, फिर उसके बाद वो आरसीसी का कॉलम खड़ा हो जाएगा। तो जो सीधा कॉलम खड़ा होता है, तो इस तरह का बिल्डिंग कॉलम और बीम पे खड़ा होता है। किस पे खड़ा होता है? कॉलम और बीम। अब नॉर्मल भाषा में समझिए, कॉलम क्या हुआ, ये पिलर, ये जो पिलर है इसको बोलते हैं कॉलम, और बीम किसको बोलते हैं, इसको जो आरसीसी का जैसा डाला इस दोनों को जोड़ने के लिए उसको क्या बोलते हैं, बीम। तो आप देखेंगे कॉलर, इस पे कॉलम और बीम पे ही पूरी बिल्डिंग बनती है। और उसके बाद जब बिल्डिंग बन जाता है तो बीच में पार्टीशन किससे करते हैं, ब्रिक से, ईंट डाल के पार्टीशन। पूरा देखोगे 10 मंजिल बन गया सिर्फ कॉलम पे, बाद में सिर्फ थोड़ा थोड़ा पार्टीशन करके करते हैं। तो ये इस तरह से बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है। तो नीचे से ही इस तरीके से काम करते हैं। अब जैसे हमने बताया प्लिंथ फिलिंग में जो आपका प्लिंथ लेवल आ गया, जो ग्राउंड लेवल आ गया, तो इस तरह का आप ये देखो सामने वाला, इसमें गड्ढा दिख रहा है थोड़े थोड़े दूर पे। तो इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे कर देने हैं और फिर उसमें हर गड्ढे को दवाई से भर देना है। आपका मेडिकल जो केमिकल सॉल्यूशन है उससे भर दिया। तो ये प्लिंथ फिलिंग का ट्रीटमेंट हो गया। इसमें जो देख रहे हो जो पीला कलर का है, ये वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन का ट्रीटमेंट कर रहा है, वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन का ट्रीटमेंट कर रहा है। तो जो हमने उधर स्टेज देखा था उन्हीं स्टेज का हमने फोटो से दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। अब इतना चीज समझ गए। अब डोज कैसे, कितना डोज डलेगा, कहाँ पे क्या डोज डलता है। तो जैसे शुरू में उन्होंने बोला था कि 1 स्क्वायर मीटर में 5 लीटर डालते हैं, ठीक है, 1 स्क्वायर मीटर में 5 लीटर। तो 2 तरह का डोज डलता है, 5 लीटर और 7.5 लीटर। तो थंब रूल याद रखिए, जो हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट करेंगे, हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट जो करेंगे वो होगा 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर का डोज। हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट 5 लीटर और वर्टिकल ट्रीटमेंट 7.5 लीटर। हॉरिजेंटल 5 लीटर, वर्टिकल 7.5 लीटर। 2 डोज याद हो गया। हॉरिजेंटल 5 लीटर, वर्टिकल 7.5 लीटर। अब देखिए सारे स्टेज को याद रखिए। पहला स्टेज था नींव खुदा था, नींव खुदा था, उसके नीचे ट्रीटमेंट किया था। तो वो कौन सा ट्रीटमेंट था, हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट, है ना।
तो हॉरिजॉन्टल ट्रीटमेंट, तो उसमें किस डोज से दवाई डलेगा? 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। जब वो दीवार खड़ा हुआ तो साइड में मिट्टी भरा, तो बैकफिल सॉइल आया, तो बैकफिल सॉइल में किस डोज से दवाई डालेंगे? 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है। जब प्लिंथ लेवल आ गया, ग्राउंड लेवल आ गया, तो प्लिंथ फिलिंग जो फाइनल मिट्टी जो सॉइल बन गया, फाइनल सरफेस आ गया। ठीक है, मिट्टी डल के चाहे कट के, अब इस यही है, इसी के ऊपर फ्लोरिंग होगा। तो जो फाइनल लेवल आया उसको बोले प्लिंथ फिलिंग या टॉप सरफेस। तो उसमें जो डोज होगा, क्या डोज होगा? 5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। अब वॉल एंड फ्लोर का जंक्शन, इसका तो 5 लीटर से कर दिया। अब ये दीवार और वॉल एंड फ्लोर के जंक्शन पे उसका क्या डोज रहेगा? 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। और इसी तरीके से दीवार के दूसरे साइड में क्या डोज से जाएगा? वो भी तो वर्टिकल ट्रीटमेंट है, 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर। ठीक है इतना। अब देखिए, आप इसमें तो जो टॉप सरफेस है, जो प्लेन सरफेस है, इसका तो आपने लंबाई और चौड़ाई निकाल लिया, एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकलता है? क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, इसका एरिया निकाल लिया। अब वर्टिकल ट्रीटमेंट में एरिया कैसे निकालेंगे? वर्टिकल में एरिया कैसे निकालेंगे? रनिंग मीटर या रनिंग फीट से। तो बेटर कैलकुलेशन है रनिंग मीटर, है ना। इसका भी एरिया निकालेंगे, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि 30 सेंटीमीटर नीचे तक आपको दवाई डालनी है, 30 सेंटीमीटर मतलब 1 फीट तक। तो आपने सपोज दैट 1 मीटर लंबाई ले लिया और नीचे कितना है? 30 सेंटीमीटर, तो वो आपका उसका स्क्वायर मीटर निकला। अब इतना स्क्वायर मीटर नहीं निकाल के उसका डोज निकाल देते हैं रनिंग मीटर में। तो ये जो 7.5 लीटर का डोज है 1 स्क्वायर मीटर में, उसको रनिंग मीटर में अगर ले तो आता है 2.25 लीटर पर रनिंग मीटर। ठीक है, कितना? 2.25 लीटर पर रनिंग मीटर, है ना। अब ये जो आपके पास जो 50 बाई 20 का प्लॉट साइज दिया था, अब इसमें कितना केमिकल लगेगा, हमने ज़्यादा स्टेज नहीं किया है। ठीक है, हमने फाउंडेशन ट्रीटमेंट करना भूल गए थे। हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं प्लिंथ लेवल से, है ना। तो एक स्टेज तो इसमें हो गया आपका प्लिंथ लेवल का ट्रीटमेंट, जो टॉप सरफेस का, दूसरा वॉल एंड फ्लोर के जंक्शन का, और तीसरा आउटर पेरिफेरी का, है ना। तो इसका तो एरिया आपने निकाल लिया, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ये जो वॉल एंड फ्लोर के जंक्शन का और आउटर पेरीमीटर का जो करेंगे, इसका क्या निकालेंगे? परिधि, पेरीमीटर। 10वां पास सब लोग हैं, 10th बोर्ड दिया था सबने, परिधि आया था, है। इंग्लिश मीडियम में जो पढ़े होंगे पेरीमीटर, याद है उसका फॉर्मूला? परिधि निकालो आयत का, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे निकालते थे? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। अब जो हमने आपको दिया है, इसका एरिया कितना है आपका? 50 120 1000 स्क्वायर फीट। ठीक है। तो पहला काम हुआ आपका, एरिया कितना निकल गया? 1000 स्क्वायर फीट। अब रफली 1000 स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में बदलते हैं तो 10.67 कुछ ऐसा होता है। सिंपल 10 से कर देते हैं, तो 10वां 1/10 पार्ट कर लेते हैं, तो 1000 स्क्वायर फीट का मतलब 100 स्क्वायर मीटर। तो आपका प्लिंथ का एरिया कितना आ गया? 100 स्क्वायर मीटर। ठीक है, लिखो भैया, डोज निकालना है। 100 स्क्वायर मीटर, है ना। तो आपका प्लिंथ फिलिंग का 100 स्क्वायर मीटर एरिया आ गया। तो डोज क्या डाल रहे थे? प्लिंथ फिलिंग का तो 5 लीटर ही रहेगा ना, तो 100 इंटू 5 कितना आ गया? केमिकल इमल्सन 500 लीटर आ गया ना, 500 लीटर। अब 500 लीटर आपका दवाई, बना हुआ दवाई, सॉल्यूशन, जिसको इमल्सन बोलते हैं,
ये अब इसमें इमीडा कितना लग गया 500 लीटर बनाने के लिए इमीडा का डोज हम कैलकुलेट करते हैं 2.5 लीटर 2.5 लीटर पर लीटर 1 लीटर पानी में 2.5 तो 500 लीटर हो गया तो 500 लीटर इंटू 2.5 कितना आ गया कितना आया 1250 मतलब 1 लीटर 250 ml तो प्लेन फिलिंग में आपका केमिकल आ गया 1 लीटर 250 मिलीलीटर ठीक है। दूसरा स्टेज में पहले क्या गया वॉल एंड फ्लोर के जंक्शन का ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसका परिधि निकालना पड़ेगा तो इसका परिधि मतलब पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला है 2 प्लस लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ तो कितना था 50 प्लस 20 कितना हुआ 70 इंटू 2 140 ठीक है। रनिंग मीटर ये परिधि हमेशा रनिंग मीटर में निकलता है तो कितना आ गया 140 मीटर नहीं फीट कितना आया फीट तो 140 फीट आया है ना। अब इसमें दवाई कितना लग जाएगा है 105 लीटर और निकालो उसमें घोल कितना लग जाएगा ये 140 फीट जो आपका आया कितना आ रहा है कितना घोल लगा है कितना घोल लगा 700 75 और किसी का हाँ आपका कितने और कितना निकाला किसका कितना आया है 350 लीटर 96 लीटर चलिए 96 लीटर 350 लीटर 500 लीटर और कोई फिगर अब देखिए 5 लीटर का लग गया ना सर एक स्क्वायर मीटर में हॉरिजेंटल ये हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट है हॉरिजेंटल ट्रीटमेंट का डोज था 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर या तो 2.25 लीटर रनिंग मीटर आपका आया इसका 140 रनिंग फीट तो सबसे पहले 140 को रनिंग फीट को रनिंग मीटर में बताए कन्वर्ट करना पड़ेगा तो इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए तो 140 डिवाइडेड बाई 3 कितना रनिंग मीटर हुआ 46.66 अब 46.66 इंटू 2.25 46.66 इंटू 2.25 कितना हुआ कितना 105 लीटर 105 लीटर इमल्सन लगा तो 105 लीटर में फिर इमिडा गोल्ड कितना लग जाएगा 105 इंटू 2.5 कितना हुआ 262.5 ml ठीक है ना तो 262 ml आ गया पहले कितना आया था 1250 ml प्लीथ फिलिंग में आया था 1250 ml जंक्शन और वॉल एंड फ्लोर पे कितना आया 262 ml ठीक है। अब जो जंक्शन और वॉल एंड फ्लोर है आउटर पेरीफेरी का भी निकालेंगे तो क्या डोज आएगा इतना ही आएगा ना जो इनर वॉल का आएगा तो उधर भी आपका एरिया 140 फीट यानी कि 46.6 तो आपका उधर भी केमिकल कितना लगेगा यही 262 ml ठीक है। तो कितना हो गया 1250 प्लस 262 कितना हुआ 1775 ml हो गया। अब हमने देखा कि कंड्यूट्स का भी ट्रीटमेंट करना है थोड़ा थोड़ा उसमें भी केमिकल लगेगा कोई वायर केबल आएगा तो उसका भी लगेगा तो थोड़ा सा एडिशनल मात्रा हमको लेना पड़ेगा तो अप्रोक्स हमको ये प्लॉट साइज में कितना लग जाएगा 2 लीटर कितना लग जाएगा
2 लीटर, ठीक है, 2 लीटर लग जाएगा, लग गया 2 लीटर। अब देखिए 2 लीटर इमिडा का दाम क्या है। एक अच्छी कंपनी का 2 लीटर इमिडा का दाम, जैसे हमारा वाला इमिडा गोल्ड का एमआरपी है 3,000 रुपये, कितना है? 3400 रुपये एमआरपी है। भारतीय कंपनी है, इंडियन कंपनी है, इतना महंगा बेचती नहीं है, ठीक है। तो एक एवरेज रेट ले लेते हैं कि 2,500 रुपये लीटर हमारा इमिडा गोल्ड पड़ा, राइट। विदेशी कंपनी नहीं है ना कि 4,000 रुपये लीटर बेचेगा, इंडियन कंपनी है। अब थोड़ा सा कंपनी के लिए बात कर लेते हैं, किन्हीं को कुछ लगता होगा कि मार्केट में कोई बहुत स्टैंडर्ड कंपनी है। स्टैंडर्ड कंपनी मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट रहेगा तभी स्टैंडर्ड कंपनी कोई है। यूपीएल कंपनी विश्व की पेस्टिसाइड की, कीटनाशक बनाने की, विश्व की, वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी, 5th लार्जेस्ट कंपनी, जो इस साल होते होते तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, ठीक है। तो अगर 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है, टर्नओवर की बात करें तो यूपीएल कंपनी का टर्नओवर करीब 55,000 करोड़ रुपया टर्नओवर है। 55,000 करोड़ टर्नओवर की कंपनी है और सिर्फ पेस्टिसाइड में डील करती है, ठीक है, पेस्टिसाइड फ्यूमिगेंट्स इसमें डील करती है। ये कंपनी पिछले 5 साल पहले पब्लिक हेल्थ का भी मॉलिक्यूल लेके आए हैं, पब्लिक हेल्थ के सारे केमिकल लेके आए हैं। तो जब इतनी बड़ी कंपनी है तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करेगी कभी भी। इतना बड़ा नाम जो हमारा मार्केट में और भी लोग हैं तो उनसे क्वालिटी में कभी कंप्रोमाइज नहीं करेगा। जो मार्केट में है, जो हमारे इंडिया में अभी कोई भी कंपटीशन में कोई मार्केट में है पब्लिक हेल्थ में, तो यूपीएल के आसपास भी नहीं है, समझ गए। दूसरी चीज, एक और चीज जो आपको बाद में ये आएगा, ये मार्केट में एक और र्यूमर चलता रहता है कि जो हमारा इमिडा गोल्ड है इसमें पानी बहुत मिला हुआ है, विस्कोसिटी, ठीक है। मार्केट में जिसका बहुत नामी गिनामी चलता है, ठीक है, डबल दाम पे बेचते हैं, उनका इमिडा गाढ़ा है और फिर वो बोलते हैं कि यूपीएल सब स्टैंडर्ड बनाती है और इसमें पानी ज्यादा मिलाता है। यूपीएल ने अपडेटेड रिसर्च किया और पाया कि जो इमिडा गोल्ड है, जो इमिडा है, इसका मॉलिक्यूल का विस्कोसिटी अगर बढ़ा देते हैं तो सर्दी के दिनों में ये जम जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो महंगे से महंगे वाला आप इमिडा लीजिए, आप रख दीजिएगा कुछ दिन तो उसका मॉलिक्यूल नीचे बैठ जाता है। अगर आप उसको अच्छी तरीके से नहीं हिलाए, यूनिफॉर्म नहीं हिलाए, तो ऊपर क्या रहेगा, खाली उसका एडजोवेंट मिल जाएगा और इमिडा मॉलिक्यूल जाएगा ही नहीं। तो इस समस्या को हटाने के लिए यूपीएल रिसर्च करके लाई कि विस्कोसिटी कम कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल का यूनिफॉर्मिटी कंटिन्यूअस बना रहेगा, है ना। हमारा मॉलिक्यूल जो है उस एडजोवेंट में पूरा घुला रहेगा। तो अगर नहीं भी हिलाया बॉटल्स को या कम हिलाया बॉटल्स को तो भी मॉलिक्यूल प्रॉपर रहेगा, नीचे सेडिमेंटेशन नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए हमारा इमिडा, जो लोग और पहले से इमिडा यूज कर रहे हैं तो टेक्नीशियन बोलते अरे ये तो पानी है, ऑफिस में आके बोल रहे तो पानी है, तो दिमाग में बैठ गया यार ये तो पानी वाला केमिकल है। तो इसलिए आपको ये समझाने के लिए बोल रहे हैं कि इसका विस्कोसिटी कम किया हुआ है, मॉलिक्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और विस्कोसिटी जानबूझ के कम किया, ठीक है। अब बात करते हैं कि आपका 2,500 रुपये लीटर, 2 लीटर लग गया तो 5,000 रुपये का इमिडा लगा, कितने में, 1,000 स्क्वायर फीट के। केमिकल कितना लग गया, 5,000 का, यानी 1 स्क्वायर फीट कितना रुपया लगा केमिकल का, 5 रुपये। 5 रुपये स्क्वायर फीट केमिकल लगा, राइट। हमारे पेस्ट कंट्रोल में सिंपल गणित है कि केमिकल अगर 50% है तो लेबर कॉस्ट सीधा उतना ही लग जाता है। तो 5 रुपये स्क्वायर फीट के आसपास हमारा लेबर कॉस्ट भी आएगा। तो अगर इसको प्रॉपर हम करें तो 10 रुपया स्क्वायर फीट लेबर कॉस्ट है, मतलब 10 रुपया स्क्वायर फीट आपका इनकरिंग कॉस्ट आ रहा है। प्रॉपर डोज में 1,000 स्क्वायर फीट में अगर 2 लीटर दवाई डालते हैं तो आपका खर्चा 10 रुपया स्क्वायर फीट पड़ेगा। वो चाहेंगे तो और भी कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ,
क्योंकि हमारा बंदा 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट करने के लिए प्री कंस्ट्रक्शन के लिए कम से कम 5 से 6 बार जाएगा, जाएगा कि नहीं? 5 से 6 बार जाएगा, है ना? और आज काम शुरू करेगा और फाइनल पैसा आएगा 1 साल के बाद। नहीं, केमिकल हम आज डाल देंगे और फाइनल पैसा मिलेगा मेरे को 1 साल के बाद। तो इस तरीके से अगर प्रॉपर कैलकुलेट करो एज ए बिजनेसमैन तो 10 रुपया पर स्क्वायर फीट हमारा खर्चा आ रहा है। अब बिजनेस चला रहे हैं, ओवरहेड कॉस्ट है, उसको 5 साल का 10 साल का वारंटी भी दे रहे हैं, लाइबिलिटी भी ले रहे हैं, ठीक है? अगर लाइबिलिटी भी ले रहे हैं तो अब और अपने हिसाब से जोड़ लीजिए भाई, 5 रुपये 6 रुपये स्क्वायर फीट तो ऐड ऑन करेंगे ना, लाइबिलिटी भी लेंगे, हमारा प्रॉफिट भी है, सब कुछ है ना? तो नॉर्मल 15 रुपये स्क्वायर फीट होना चाहिए। 15 रुपये स्क्वायर फीट से कम तो प्री कंस्ट्रक्शन का रेट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? और हमारा कोटेशन रेट 20 रुपये, 17 रुपये, 18 रुपये, क्योंकि 1-2 रुपया स्क्वायर फीट, 2 रुपया 3 रुपया तो कस्टमर कम भी कराएगा, ठीक है? तो ये हमारा रेट आता है। आपने कैलकुलेशन करके खुद से सबने निकाल के देख लिया, है ना? अब जब मार्केट में आप रेट देते हैं, काम करते हैं, तो आप अब खुद समझ सकते हैं कि हम कितना काम करेंगे। नहीं, पूरा स्टेज में काम करते हैं, नहीं होगा। अब कस्टमर हमको देगा ही प्री कंस्ट्रक्शन में 8 रुपये स्क्वायर फीट, 7 रुपये स्क्वायर फीट, तो वही वाली बात, जितना गुड़ उतना ही मीठा होगा, है ना? भाई हमारा आदमी तो जाएगा ही जाएगा 10 बार, कभी इधर करने जाओ, कभी उधर करने जाओ, हमारा लेबर कॉस्ट में तो कोई कमी नहीं आएगा। तो हमारे पास दूसरा कमी करने का क्या है? केमिकल। तो हम सीधा क्या करते हैं? केमिकल में कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन ये डोज से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल डोज क्या है। इसके बाद अब ये चीज भी आपको समझ गया, अगर कोई कितना बड़ा से बड़ा साइट आ जाए तो आप केमिकल कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, है ना? केमिकल कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या है फॉर्मूला? हॉरिजेंटल 5 लीटर, वर्टिकल 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर या 2.25 लीटर पर रनिंग मीटर, ठीक है? अगर स्क्वायर फीट में भी निकालेंगे, ये जो अभी 7.5 लीटर के डोज से भी निकालेंगे तो भी आपका जो 2 लीटर आया तो भी 2 लीटर ही निकलेगा, तो भी 2 लीटर ही निकलेगा। कैसे? आपका कितना आया था पेरीमीटर? 46.6 मीटर आया था ना, 46.66 मीटर आया। अब इसको 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर का डोज निकालना है, तो पर स्क्वायर मीटर का क्या डोज है? तो इसके लिए 30 सेंटीमीटर नीचे की विड्थ भी लेना पड़ेगा, तो 46.6 इंटू 0.3, 30 सेंटीमीटर लेना है ना, तो 46.6 इंटू 0.3 कितना हो रहा है? 14 पकड़ लेते हैं, ठीक है? अब हमारा डोज कितना था? 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर, तो 14 इंटू 7.5, 105 उसमें भी 105 आया था। कोई डिफरेंस है? सेम आया, ठीक है? तो समझ गए। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 2.25 लीटर पर रनिंग मीटर। अब एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर बोलेगा कि भाई इतना बड़ा एरिया है, कितना केमिकल निकलेगा, तो आप निकाल सकते हैं, है ना? इसमें एक एडिशनल डोज और था फाउंडेशन ट्रीटमेंट का, तो फाउंडेशन का लंबाई चौड़ाई निकालना पड़ेगा कि जितने फाउंडेशन है बड़ा साइट पे, ये यहाँ तो सिंपलिसिटी इजी कर दिया, तुरंत निकाल लिया। लेकिन बड़े साइट पे एक साइट है, उसमें तो 75 रूम रहेंगे, 75 वाल रहेंगे, तो आपको सब निकालना पड़ेगा। कितने वाल्स हैं, सब वाल्स का इकट्ठा करके उसका पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। हर रूम्स का आपको स्क्वायर फीट निकालना पड़ेगा। उसके बाद केमिकल कैलकुलेट होगा। एक साइड का केमिकल कैलकुलेट करने में कम से कम 1 घंटा टाइम लगता है, समझे जी? सर अगर इसको जैसे 1000 स्क्वायर फीट एरिया है, अगर उसको मोटा मोटी हम 7.5 लीटर पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तो भी इन एवरेज अपने जो पेरीमीटर निकाला था, पेरीमीटर और प्लिंथ वाला टोटल एरिया केमिकल कंजप्शन वही आएगा। पता नहीं, स्टेज वाइज करके देखिए। अब 1000 स्क्वायर फीट में, स्क्वायर फीट को 7.5 से मल्टीप्लाई, 1000 स्क्वायर फीट के सिंप्लिसिटी में कर रहे हैं। बड़े साइट पे जहाँ लाखों स्क्वायर फीट, 10,000 20,000 स्क्वायर फीट या स्क्वायर मीटर का है,
और 1000 तरह के दीवार निकले हुए, ये दीवार इधर, एक दीवार इधर, एक दीवार इधर, सब जगह करके देखिए तब निकलेगा तो, ठीक है। हो सकता है सिंप्लिसिटी में इसमें आ गया। अब देखिए इसमें वही डोज लिखा हुआ था, डोज आपको पता है 5 लीटर है ना, और 7.5 लीटर। टाइप ऑफ केमिकल क्या क्या अवेलेबल है वो हम पहले डिस्कस कर लिए आपसे, इमिडा, बाइफेंथ्रीन, क्लोरो एंड लेटेस्ट फिप्रोनिल, राइट। इतना तक क्लियर है। प्री कंस्ट्रक्शन है ना, तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन भी देख लिया, प्री कंस्ट्रक्शन भी देख लिया। अब एक रह गया गुण, पाउडर पोस्ट बिटल यानी कि गुण। कस्टमर इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, हमारे फर्नीचर में टेबल में दिमाग लगा हुआ है, उसमें निकल रहा है कीड़ा, तो वो क्या रहता है, घुन है। ये जो पाउडर गिरता रहता है वो पाउडर क्या है, जो आटे की तरह गिरता है वो क्या है, घुन का एक्सक्रीटा है। घुन का एक्सक्रीटा है। एक्सक्रीटा का मतलब वो लकड़ी नहीं है, वो खाके जो निकाल रहा है कीड़ा, वो पाउडर उसका वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, मतलब कीड़ा खा के निकाला, वो लकड़ी नहीं है। कीड़ा लकड़ी को खाया है, उसके बाद जो निकाला है वो है पाउडर, समझ गए। तो वो घुन का कैसे रहता है आगे देखते हैं। अच्छा, घुन और लकड़ी, देखिए दीमक और घुन में, दीमक अगर लग गया तो रातों रात हो सकता है फर्नीचर को सफाचट कर जाए। घुन इतना जल्दी लकड़ी को खराब नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। एक एक छेद में देखेंगे लकड़ी में छोटे 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 होल होते हैं, वो छोटे 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 होल, जितना होल है सब होल में एक एक कीड़ा है, जितना होल है सब में एक एक कीड़ा है। तो इसलिए ये जो घुन का ट्रीटमेंट है वो लकड़ी के अवस्था कैसे लगा हुआ है उसी पे डिपेंड करता है, तभी आप श्योरिटी दे सकते हैं। हर होल में इंजेक्शन से दवाई डालेंगे तभी हर होल में दवाई जाएगा, तभी आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होगा। अब जैसे फॉल सीलिंग है, अब इसमें ये लकड़ी का पट्टी लगा हुआ है, ये देख रहा हो, अब इस लकड़ी के पट्टी में घुन गिर रहा है, घुन लगा हुआ है, इसमें कोई सा भी दवाई कर लो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उस होल के अंदर कीड़ा है। आप दवाई डालेंगे ऊपर पहुंचेगा, नीचे गिर जाएगा, तो या तो ये लकड़ी हटे और नहीं तो इसका कोई ट्रीटमेंट हम घुन में नहीं कर सकते। इस तरह का सरफेस है, इस पे घुन लगा हुआ है, तो हर छेद में हम दवाई डाल सकते हैं, तो इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह के दीवार में लकड़ी लगा, ये है, इसमें अगर घुन है तो हर छेद में दवाई डाल के इसको कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। लेकिन ऐसे लगा हुआ तो नहीं कर सकते, कोई उपाय नहीं, समझ गए। तो ये घुन की बात समझते हैं। ये देखिए घुन का एडल्ट है इस तरीके से, और ये जो निकालता रहता है, ये जो काट काट के, वो उसका लार्वा है। ये जो नीचे जो दिख रहा है पीला पीला, ये लार्वा है, यही लकड़ी को ऐसे काटता रहता है, खाता रहता है, उसको निकालता रहता है। ये देखो छोटे छोटे होल उधर साइड में दिखा रहा है, इस तरीके से होल कर देते हैं, ठीक है। मोस्ट सीरियस पेस्ट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसेस एंड सॉफ्टवुड। प्रोसेस एंड सॉफ्टवुड जो भी फर्नीचर अगर बढ़िया से होता है ना, सूखा हुआ लकड़ी अगर यूज नहीं किया कारपेंटर ने, थोड़ा बहुत भी सॉफ्ट लकड़ी यूज कर लिया कोई भी फर्नीचर बनाने में, 6 महीना होता नहीं है और उसमें घुन की समस्या हो जाती है, ठीक है। ये डार्क ब्राउन कलर का रहता है, ये देखो ऊपर एडल्ट बिटल है, फीमेल क्रैक्स क्रेविसेस में एग देती है, और फिर ये फीमेल, ये जो एडल्ट है, ये अपने वापस से अंडे देने के लिए लकड़ी में छेद करके घुसता है, और जैसे ही छेद दे दिया, अंडा से लार्वा निकला, तो फिर लकड़ी को काटना शुरू करता है। और जैसे जैसे होल का साइज बढ़ता है, ये इसका स्टेज बढ़ता रहता है, और एकदम बड़ा होल हो गया तो फिर उसमें से एडल्ट बन के निकल जाता है। तो इसलिए बड़े होल से पाउडर निकलना बंद हो जाता है, छोटे छोटे होल से ही पाउडर निकलते हैं, ठीक है। उसके बाद लाइफ साइकिल इसका करीब करीब 1 साल का रहता है। एडल्ट, जो इसका एडल्ट बिटल है, ये फ्लाई भी कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जा भी सकता है, इसलिए क्रॉस इन्फेस्टेशन के चांसेस बहुत रहते हैं इसमें। इसका डैमेज का साइन क्या है, छोटे छोटे पिन होल्स और फाइन पाउडर गिरते रहते हैं। इसका ट्रीटमेंट का तरीका देखो, ऐसे छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं, इस तरीके के पाउडर गिरता है, अब ये जो बड़े होल्स हो गए इसमें से निकल जाता है ना। ये लार्वा है, ये एडल्ट है। इसका ट्रीटमेंट इंजेक्टिंग केमिकल, एक एक होल में ऐसे सिरिंज से केमिकल डालना पड़ेगा, हर होल में
और कौन सा केमिकल इफेक्टिव है? बाइफेंथ्रीन। इफेक्टिव केमिकल इसके लिए है बाइफेंथ्रीन, है ना। बाइफेंथ्रीन लकड़ी पानी के साथ भी यूज कर सकते हैं, पानी के साथ ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। अगर लगता है सिचुएशन ऐसा नहीं है तो आप ऑयल के साथ भी टर्पेंटिन ऑयल या केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल इतना ईजी से मिलता नहीं है तो टर्पेंटिन ऑयल यूज कर सकते हैं। तो टर्पेंटिन ऑयल, ठीक है, 20 से 25 ml का डोज डालना है और हर होल में इंजेक्शन से ऐसे आपको डालना पड़ेगा। होल में केमिकल डालने के बाद मोम से होल को भर देते हैं। मोम से जो मेम कैंडल आता है ना, उससे बस थोड़ा सा कर दिया, थोड़ा सा करने से वो होल भर जाता है। तो होल भर गया तो दवाई अंदर गया और फिर कीड़ा अंदर ही मर जाएगा। और आपका इस तरह से मोम से नहीं भरेंगे तो क्या होता है, अगर सरफेस ऐसा है, होल इस तरीके से है, तो दवाई नीचे वापस आ जाएगा, तो हो सकता है कीड़ा बच जाए, नहीं भी मरे। तो ये बहुत टीडीएस है, एक एक होल में काम करना पड़ता है इस तरीके से। अगर फर्नीचर खुल सकता है और उसको उलट के बढ़िया से दवाई डाल दें तो सिरिंज डालने की भी जरूरत नहीं है, पूरा डाल दे तो हर होल में केमिकल चला जाएगा। ये देखिए ट्रीटमेंट का प्रोसीजर दिखाया हुआ, इंजेक्शन से या तो खोल के पूरा उल्टा करके उसमें पूरा दवाई भरना है। अगर इस तरीके का काम होता है पाउडर पोस्ट बिटल का, तो आपको मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार 3 बार साल में उसमें सर्विस देना पड़ता है। तो उसी हिसाब से आपको रेट डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो इमिडाक्लोरोपिड है कैसे काम करता है। पाउडर पोस्ट बिटल खत्म हो गया, अब केमिकल का थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक समझ लेते हैं कि ये साइलेंट जोन बनाता है। इमिडा साइलेंट, इमिडा क्यों इफेक्टिव है ज़्यादा? इसलिए इफेक्टिव है कि जब ट्रीटमेंट कर देते हैं सॉइल में तो दिमाग जब चलता है तो उसको पता नहीं पड़ता है कि यहाँ पे दवाई डाला हुआ है और उसको क्रॉस करता है। जब क्रॉस करता है तो उसके बॉडी में, ठीक है, वो सॉइल पार्टिकल इकट्ठा भी करता है तो उसके मुंह में भी जहर चला जाता है। और चूंकि ये सारे काम ट्रोफोलैक्सिस पद्धति से करता है, एक दिमाग लिया दूसरे को दिया, वो तीसरे को दिया। अब इस तरीके से ये जहर एक गया, ट्रीटेड सॉइल था, वहां गया, वहां से इसने इमिडा इसके ऊपर आ गया। जैसे इसके ऊपर इमिडा आ गया, ठीक है, तो ये दूसरे को ग्रूमिंग करके टच कर करके देता रहेगा, उसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा, फिर वही कॉलोनी में वापस भी आएगा। तो धीरे धीरे ये जहर कॉलोनी तक आ जाएगा और कॉलोनी तक आएगा तो जो इधर नहीं भी आया है, कॉलोनी में बैठा हुआ है, पूरे कॉलोनी तक जहर चला जाएगा, क्वीन तक चला जाएगा और पूरा का पूरा कॉलोनी आप टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉलोनी एक साथ खत्म हो सकता है इमिडा के यूज से। बाकी जो क्लोरो है इसी को कैस्केड इफेक्ट भी कह सकते हैं, पूरा कॉलोनी इस हिसाब से खत्म होता है। कॉकरोच के केस में भी कैस्केड इफेक्ट था, एक कॉकरोच से दूसरे कॉकरोच में, दूसरे से तीसरे में, है ना, लेकिन पद्धति अलग था। वो मरे हुए कॉकरोच को खाते थे, उसको खाते थे। ये एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करते हैं, एक दिमाग दूसरे को, दूसरा तीसरे को, इस तरीके से पूरा केमिकल पूरे कॉलोनी में चला जाता है और इस तरीके से इमिडा काम करता है ना। अब यहीं पे जो क्लोरोपाइरिफोस है, जो गंध वाला केमिकल है, जो रिपेलेंट केमिकल है, उसमें क्या होता है कि दिमाग, अगर रिपेलेंट केमिकल आपने डाल दिया, क्लोरो डाला हुआ है, तो दिमाग आएगा, उसको पता पड़ जाएगा कि यहाँ पे क्लोरो डाला हुआ है या दवाई डाला हुआ है, तो उस एरिया से मूव कर जाएगा, उस एरिया को क्रॉस नहीं करेगा, मूव कर जाएगा। तो अगर यूनिफॉर्म बैरियर नहीं है, कंटिन्यूअस पूरा हमारा बैरियर नहीं बना हुआ है, तो दिमाग को चलते चलते अगर कहीं बैरियर खाली मिल गया तो उधर से वो घुस सकता है। या तो आपका बढ़िया से बैरियर बना हुआ है तो आपके बिल्डिंग में नहीं आएगा, लेकिन दिमाग को नहीं मारा आपने, दिमाग का कॉलोनी जिंदा रह गया, है ना। इस केस में, इमिडा के केस में या फिप्रोनिल के केस में क्या होता है कि आपने, अगर आपका केमिकल के टच में, कांटेक्ट में बरकर आ गया तो पूरा का पूरा कॉलोनी खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए इमिडा और फिप्रोनिल का जो ट्रीटमेंट है ज्यादा सक्सेसफुल है, कंप्लेन लेवल इसमें कम है। ठीक है, ये सबके डोज इसमें बताया हुआ है। क्लोरोपाइरिफोस का डोज होता है 50 ml पर लीटर ऑफ वाटर, बाइफेंथ्रीन का 20 से 25 ml, ठीक है, इमिडा का 2.1 to 2.5 और फिप्रोनिल का भी डोज है 15 ml और 25 ml। ठीक है, 15 से 25 ml का डोज इसने डिसाइड कर रखा है फिप्रोनिल का, राइट।
चलिए ये तो आपके काम का नहीं, कुछ पेस्टिसाइड का ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर है, ये भी सब पता। ये भी एक ध्यान रखने की चीज़ है कि कोई भी पेस्टिसाइड का डब्बा है म्यूनिसिपैलिटी के गार्बेज बॉक्स में इस तरह के इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उसको अपने ऑफिस में लाइए अच्छी तरीके से धो के, जो पद्धति है। ऐसे तो क्या पद्धति है कि भाई जो भी डब्बा होता है उसको हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, बट नहीं भी करते हैं तो हम अपने पास लाते हैं, उसको अच्छे तरीके से साफ करें ताकि उसमें किसी तरह का पेस्टिसाइड ना रहे, ठीक है। और अब रिसेंटली कुछ एनजीओ आ रही है आगे, जो जितने भी पेस्टिसाइड बेस्ड बॉटल्स हैं उसको इकट्ठा करेंगे, उसको अच्छी तरीके से क्लीन करेंगे और उसको रिसाइकल करेंगे। तो आने वाले 3 से 4 सालों में, या हो सकता है उसको पहले ही 2 साल के अंदर ही हो सकता है, हम सब पेस्ट कंट्रोल वालों को उस एनजीओ का नंबर आ जाए जो आपके ऑफिस से वेस्ट जो भी बॉटल्स हैं उसको इकट्ठा करेगा। कॉमन कस्टमर क्वेरीज, इज स्पॉट एप्लीकेशन सफिशिएंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या कस्टमर कहता है कि एक ही अलमारी में लगा हुआ है, एक ही चौखट में लगा हुआ, क्या एक जगह ट्रीटमेंट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा दीमक का? क्या आंसर है? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप सबको पता है कि सबटेरेनियन है, सॉइल के अंदर है, अंदर अंदर चलता रहता है। एक जगह एक चौखट में करेंगे, उधर से तो मूव हो जाएगा, बाकी दूसरे फर्नीचर पे अटैक करेगा, इसलिए करना तो पूरे घर का ही पड़ेगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग द ट्रीटमेंट रिमेन इफेक्टिव। जो आपने ट्रीटमेंट किया है वो कितना दिन तक असर कर सकता है, कितना दिन तक इफेक्टिव रहेगा। तो जो पोस्ट कंस्ट्रक्शन के केस में 2 साल तक रह सकता है सर, है ना, 2 से 3 साल तक, तो 2 साल तक रह सकता है। और प्री कंस्ट्रक्शन के केस में मैक्सिमम 5 साल तक रह सकता है। इसमें 10 साल इसलिए लिखा हुआ है कि अभी भी हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स में प्री कंस्ट्रक्शन में 10 साल लिखा हुआ है, लेकिन हम आपको 10 साल नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये कंपनी का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कंपनी गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से सारे चीज़ एज ए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दे सकती है, तो इसीलिए 10 ईयर्स लिखा हुआ है, बट 5 ईयर्स से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो पोस्ट कंस्ट्रक्शन में 2 से 3 साल और प्री कंस्ट्रक्शन में 5 साल। और उस तरह का मजबूरी है कि 10 साल देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट का काम है, वो अलग बात है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दवाई 5 साल से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अभी तो कुछ लोग एक नया बहस छेड़ा है, अभी बहुत ज़्यादा कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी लिखा है कि जो वारंटी है वो दोनों मिल के दो, क्योंकि दवाई आप बना रहे हो तो दवाई आपका है तो हम क्यों वारंटी दें, है ना। तो मैन्युफैक्चरर लिख के बोला कि हम तो 2 साल दे दिए, हमने क्लियर लिख दिया 2 साल, आप 10 साल दो, 20 साल दो, आजीवन दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर ने बोला कि हर मैन्युफैक्चरर ने बोला कि भाई हमने अपना सेल्फ लाइफ दे दिया है दवाई का 2 साल, आप उसको ट्रीटमेंट के बाद कितना देते हैं नहीं देते हैं वो आपके ऊपर है। और इसी के लिए मैन्युफैक्चरर ने CBRI रुड़की, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, उससे स्टडी करवाया और उसका रिपोर्ट दे दिया, और उसके बाद दे दिया कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना वारंटी देना है, कितना गारंटी देना है, राइट। तो आप समझ गए व्हाई योर ट्रीटमेंट इज सो कॉस्टली। अब कस्टमर कह रहा है आपका ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली क्यों है? इसलिए कि प्राइड होटल में ट्रेनिंग लिया था। नहीं, क्यों कॉस्टली है? क्योंकि प्राइड होटल में ट्रेनिंग लिया था। आपके पास रेट ही आया है 8 रुपये स्क्वायर फीट, और हम ट्रेनिंग में ही सीखे 15 रुपये स्क्वायर फीट, है ना। तो क्यों कॉस्टली है ये आप खुद ही समझा सकते हैं कि भाई अगर प्रोसीजर से करेंगे, प्रॉपर स्टेज पे करेंगे, प्रॉपर डोज से डालेंगे तो ये कॉस्ट आता है, तभी इफेक्टिव होगा। अदरवाइज हम अगर कॉस्ट कटिंग करेंगे तो स्टेज कटिंग करेंगे, प्रोसीजर में कटिंग करेंगे, काम आपका है, बिल्डिंग आपका बनना है, ठीक है। लंबे समय तक आप फर्नीचर का सुरक्षा चाहते हैं। एक बिल्डिंग का सिंपल से सिंपल आजकल एक छोटा सा घर भी है ना, 2000 गज का कोई घर भी बना रहा है तो भी उसका कम से कम 1 करोड़ का बजट होता है। नहीं, 2000 गज का कोई बंगलो बना रहा है तो उसका बिल्डिंग का बजट 2 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ के आसपास होता है ना। और हम 2000 गज के बंगलों का जो रेट हमने 15 रुपये 16 रुपये निकाला, उसके हिसाब से कितना चार्ज कर रहे हैं? 30,000 रुपये। 30,000 रुपया आपका 1 करोड़ का बजट में कम से कम 25 से 30 लाख तो लकड़ी के फर्नीचर पे, 30 लाख का फर्नीचर पे खर्चा करेंगे और उसका
इंश्योरेंस हम आपको 5 साल का दे रहे हैं, ठीक है, और उसका 30,000 भी नहीं देना चाहते। 5,000 में 30 लाख का इंश्योरेंस कैसे होएगा? मैं मजाक की बात कर रहा हूँ, लेकिन कस्टमर को समझाने के लिए समझा सकते हैं। फियर सेल जरूरी है। आपको ये चीज कस्टमर के दिमाग में डालना पड़ेगा। साहब आप 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख का, आप बोलिएगा आपका तो सर 10 लाख का तो फर्नीचर का बजट हो। क्या बात कर रहे हो, 10 लाख का, 30 लाख का? मेरा 30 लाख का बजट है। और कुछ आर्किटेक्ट ऐसे है ना, ठोक देते हैं लकड़ी, पूरा ठोक देते हैं, क्योंकि वहीं से सारा खेल है। जितना ज्यादा लकड़ी लगेगा खेल उतना ही होगा, है ना। ममता बनर्जी वाला वो था ना, खेला हो गए, है ना। तो जितना तक ज्यादा लकड़ी लगेगा खेला वही होगा। हमारा टर्माइट में तो स्कोप ही नहीं है खेला करने का, कोई स्कोप नहीं है। थोड़ा टर्माइट ट्यूबिंग वाला हो गया तो थोड़ा सा बजट बढ़ेगा, है ना।